हेलो बच्चों। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चंस कवर कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमें कवर करना होगा और उसके छोटे छोटे एप्लीकेशन, दो चार उसके एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन मतलब ऐप मत समझ लेना। दो तीन जगह पे उसको यूज करना है, तो कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या कवर किया था कि मान लो मीडियम, पहले हम समझ गए थे कि दो तरह के मीडियम होते हैं। एक मीडियम वो होता है जो रेयरर होता है, एक मीडियम वो होता है जो डेंसर होता है। तो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चे वो ज्यादा होती है, डेंसर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है। रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जो मटेरियल जितना डेंस होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इज इक्वल टू सी बाई वी। तो वेलोसिटी जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और स्पीड अगर कम होती जाएगी तो मीडियम उतना ज्यादा डेंस होता जाएगा। तो डेंस मतलब यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा। तो कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है ये भी समझा दिया था, कंपेयर करने की चीज है। ठीक है, जैसे मान लो दो चीजों को ले लो, एक ले लो तुम वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.33, ठीक है, और ग्लास का आएगा 1.5। तो कौन सा डेंसर है, ग्लास डेंसर है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिल रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रहा हूँ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। तो कंपेयर करो तो ग्लास तो डेंसर है और वाटर जो है वो रेयरर है। ठीक, अच्छा चलो मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.42। अब बताओ कौन सा डेंसर है, तो कंपेयर करने की चीज है, इन दोनों में बताओ कौन सा डेंसर है। तो सर ये डेंसर और ये वाला रेयरर है। तो डेंसर या रेयरर कैसे चेक करते हैं, सिंपल कंपेयर करने की चीज है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम होते हैं। ठीक है, फिर मान लो मैंने क्या किया है, दो मीडियम हैं, उन मीडियम को एक लाइन जो है उसको अलग करती है। तो इस लाइन को याद है हम पर कहते थे इंटरफेस। मान लो ऊपर मीडियम 1, नीचे कंसीडर कर लो मीडियम 2। अब मान लो एक लाइट आकर के पड़ी, चढ़िंग, तो सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना है। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और मान लो मीडियम 1 रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है। मान लो मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है। इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले बच्चा n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले n2। तो दिख रहा होगा साफ साफ, अगर ये डेंसर है अपन लिख सकते हैं n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक, देखो लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो पहले तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, याद कर चुके हैं हम, वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रहे आर जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो इंसिडेंट ही है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आई और आर बराबर नहीं होते, ये लिखना ही नहीं। क्यों, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो क्या है, अगर ये लाइट जो है बच्चे ऐसे सीधा चला जाता है, ऐसे सीधा जाता, ठीक, तो आई और आर बराबर हो सकते थे। अब जरा मुझे बताओ, इस लाइन को जाना इधर था और चली इधर गई, थोड़ा सा इधर आ गई, ठीक है, तो ये कुछ एंगल घूम गई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जरा सोच के बताओ, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, जाना उसको चाहिए था सीधा, बट सीधा जाने के बजाय वो टुवर्ड्स नॉर्मल घूम गई, और टुवर्ड्स नॉर्मल घूमी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है हमारा आर।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है R। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल आएगा I माइनस R। क्यों भाई, ये टोटल एंगल देखो, ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल भी I बनना चाहिए, और उसमें से ये R निकल चुका तो बचा ये कितना I माइनस R। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में ध्यान रहे I और R इक्वल नहीं होते। तो इसमें जो लॉज यूज किए जाते हैं, दो लॉ हैं। पहला वाला लॉ तो रिफ्लेक्शन वाला कॉमन है। रिफ्लेक्शन में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यहां पर वही चीज है, यहां पर भी वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। एक ये तो कॉमन ही है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक ऐसा है नहीं। जो सेकंड वाला है, इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, जैसे रिफ्लेक्शन में जो सेकंड स्टेटमेंट था कि I और R बराबर होते थे, लेकिन यहां तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां क्या किया जाता है, यहां पर हम यूज करते हैं सेकंड वाले लॉ को, जिसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है इसको, स्नेल्स लॉ, ठीक, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए आपको रखना क्या, याद रखना है, वो ध्यान से सुनो। याद रखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, ध्यान से सुनो, साइन, वो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, तो वो वाले साइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं, स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, जैसे देखो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ठीक है, और n1 में बनने वाला एंगल है I, यानी n1 के साथ I को रिलेट करेंगे। देखो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और n2 के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है R, तो n2 को रिलेट करेंगे R से। देखो कैसे लिखते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मल्टीप्लाइड बाई साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो साइन के साथ उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो n1 साइन I इज इक्वल टू, फिर से इसमें लिखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो n2 के साथ में n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R। देखो ध्यान से इसको देख करके लिखो, क्या लिखा जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो देखो उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, तो n1 वाले मीडियम में जो एंगल है वो एंगल I है, और n2 वाले मीडियम में जो एंगल है वो एंगल R है। तो n1 के साथ I और n2 के साथ R, आपको n1 n2 पढ़ा चुका हूं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। I और R एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आपस में रिलेट कर सकते हो। जैसे वहां पे क्या था, रिफ्लेक्शन में I और R बराबर होते थे, यहां पर I और R इक्वल नहीं होंगे, तो इसके लिए स्टेटमेंट याद रखो। वैसे मैं भी बताऊंगा स्नेल्स लॉ को इंग्लिश में लिखना कैसे है आपको, बट पहले ये समझ लो लिखना क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो n1 के साथ I और n2 के साथ में R, तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। भाई हुआ क्या, R को इधर ला, sin I डिवाइडेड बाई sin R इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। देखो तो जरा, n2 और n1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता है ना। जैसे मान लो ये वाला होता एयर, ये नीचे होता वाटर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 और नीचे वाटर होता तो 1.33, दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है, वो तो कभी नहीं बदलेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कभी बदलेगा नहीं, n1 नहीं बदलेगा और n2 नहीं बदलेगा, ठीक। तो n1 n2 की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। देखो ये ऊपर की थोड़ी थोड़ी चीजें मिटा रहा हूं,
इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करना है और कुछ चीजें लिखनी है। देखो क्या था, दो मीडियम थे ना, ये मीडियम नंबर 1 था और ये वाला जो है ये मीडियम नंबर 2 था। लाइट ऐसे आ रही थी, हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर लाइट चली गई, ये वाला बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज R। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया N2। अच्छा देखो क्या लिखा मैंने, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, यही लिखा ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो N1 के साथ I और N2 के साथ में R। यहां से क्या किया, sin I डिवाइडेड बाई sin R इज इक्वल टू हो गया N2 डिवाइडेड बाई N1। N2 की वैल्यू भी फिक्स होगी और N1 की वैल्यू भी फिक्स होगी, मतलब ये जो सॉल्व करोगे तो आएगा कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब तक रहेगा, ध्यान से सुनो, ये कांस्टेंट कब तक बना रहेगा, सोचो सोचो सोचो। मान लो मैंने क्या किया, ऊपर लिया एयर, ठीक है, नीचे लिया ग्लास, ठीक, ये वाला एंगल मान लो I और ये वाला एंगल मान लो R। तो यहां से लिख सकते हैं अपन, यहां से देखो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो फटाफट स्नेल्स लॉ से लिखो, तो Na जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो हमने लिखा साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू Ng डिवाइडेड बाई Na। ये बताओ Ng की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो फिक्स है और Na जो है वो भी फिक्स है, मतलब इनका रेशियो तो कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट तब तक आएगा जब तक इन दोनों में से कोई भी मीडियम तुम बदल ना दो। बदल ना दो मतलब जैसे मान लो ऊपर एयर ही था, ठीक है, लेकिन नीचे तुमने क्या किया, नीचे कर दिया यहाँ पे वाटर, तो अब यहां पर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लेकिन यहां हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वाली चीज बदल गई, ठीक है। यानी साइन I डिवाइडेड बाई साइन R की वैल्यू तब तक कांस्टेंट होगी जब तक तुम इन दोनों मीडियम्स में से किसी को बदल ना दो। जब तक ये पेयर सेम है, जब तक ये एयर और ग्लास का पेयर है, तब तक ये नहीं बदलेगा। जब तक यहाँ पर एयर और ग्लास रखा है तब तक नहीं बदलेगा। अगर तुमने एयर वाटर कर दिया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अब देखो क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, अच्छा ये है क्या, देखो साइन I और साइन R है, ठीक, दो चीजों को डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने का मतलब हमने उसका रेशियो निकाला है, तो उसको लिखते कैसे है, द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है, तो ऊपर है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से सुनते चलो, बहुत छोटी सी चीज आराम से हो जाएगा। एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो साइन I का और साइन R का, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और कब तक कांस्टेंट होगा, तो यहां पर लिख रहा हूं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जब तक तुम इस पेयर को नहीं बदलोगे, जब तक ये एयर ग्लास ही रहेगा, तब तक ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। भले साइन I की वैल्यू तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, वो जो भी होगा, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी तब तक जब तक तुम इस पेयर को डिस्टर्ब ना करो। अगर यहाँ पर पेयर एयर और ग्लास का था और तुमने बदल करके पेयर एयर और वाटर का कर दिया, तो पेयर को तुमने बदल दिया तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू तो बदल जाएगी, ठीक। दूसरी चीज अगर आप एनसीईआरटी में पढ़िए तो वहां लिखा होता है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and given color। तो ये सोचना है कि गिवन कलर क्यों लिखा है, वहां पे कलर से अपने को क्या लेना देना है,
तो देखो यहाँ पर ये गिवन कलर वर्ड क्यों यूज है, ये तो हमें समझ में आ गया कि वो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए तो कांस्टेंट होगा, गिवन कलर के लिए कैसे उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक। सी तो फिक्स होता है, दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और वी जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद करो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये एक वेव भी है, तो जो फॉर्मूला मैंने साउंड में पढ़ा है वो फॉर्मूला मैं यहां पर भी लगा सकता हूं। तो फटाफट लगाया 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ लिख सकते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर तुमने वेवलेंथ को बदल दिया, और याद है मैंने तुझे बताया था बच्चे कि विबग्योर वाला जो होता है उनमें सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, सबकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर तुमने वेवलेंथ बदल दिया तो करस्पॉन्डिंग कलर बदल जाएंगे। फिर से सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, वी जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह लिखा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। फिर क्या, अलग अलग कलर्स के लिए वेवलेंथ अलग अलग आता है। जैसे रेड के लिए याद कराया था, तो रेड के लिए हमने याद कराया था 700 और वायलेट के लिए याद रखा था लगभग 400, ठीक, याद कर लिया था। हर एक कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। तो अगर मैं वेवलेंथ को चेंज करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो चेंज हो जाएगी, ये भी तो बदल जाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगी तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फिर बदल जाएगा। तो ध्यान से सोचो कि ये कांस्टेंट तब तक बना रहेगा जब तक ये पेयर सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है। तो क्या कहा जाता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट है, जब तक तुम उस पेयर को ना बदलो। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड इसकी वेवलेंथ को ना बदलो। तो वेवलेंथ इज रिलेटेड टू कलर, यानी फॉर अ गिवन कलर, ठीक है। चलो इसे नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लो, साथ साथ में मेरे लिखते चलो, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। देखो इसको और भी जगह पे कैसे यूज किए जाते हैं। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट तो तुमने याद कर लिया। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत इजी है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट तब तक बना रहेगा जब तक तुम पेयर ऑफ मीडियम को छेड़ ना दो, यानी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम वो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज, जब तक तुम वेवलेंथ को ना बदल दो, तो इट विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर। अब दूसरी चीज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ को ही लगाने जा रहे हैं, कई जगह इसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लास स्लैब के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लास स्लैब के बारे में। तो ग्लास स्लैब मतलब क्या, कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास ले लो, एक रेक्टेंगुलर ऐसे ग्लास ले लो, ठीक। ओके, इसके ऊपर तो एयर होगा, फिर यहां पर ग्लास होगा, फिर यहां पर एयर होगा, ठीक है। चलो देखो, एक लाइट रे यहां पर ला करके गिराओ, एक लाइट रे अगर गिरे, चलो इस इंटरफेस को नाम देता हूं ए बी, इस इंटरफेस को नाम देते हैं सी डी। याद करो इंटरफेस क्या बताया था, इंटरफेस वो बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को अलग अलग करती है। अगर ए बी के ऊपर देखो तो एयर है, ए बी के नीचे देखो तो ग्लास है, यानी ए बी इज वर्किंग एज इंटरफेस, ठीक है। ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ इंटरफेस। तो लाइट अगर के ए बी पे गिरी तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। अब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एन एयर, ठीक, एन ए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एन जी, फिर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एन ए, ठीक है। काफी ठंडा हो गया है। देखो
इसमें क्या है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया एन एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ग्लास और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से ले लिया एन एयर। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई। तो अब एयर से ग्लास, रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, सबसे पहले ऐसे थोड़ा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। अब देखो ये लाइट फिर से आके सीडी पे गिरी, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, सीडी में वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अब जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो उसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखोगे, ऐसे याद रखना, पहले पास आना है, पहले पास आना है, फिर दूर जाना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, पहले पास आना है फिर दूर जाना है। मतलब पहले वाले इंटरफेस में पास आओगे, पहले टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगे, और दूसरे वाले इंटरफेस में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगे। तो पहले पास आना है फिर दूर जाना है, तो पहले टुवर्ड्स नॉर्मल, उसके बाद फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। चलो देखते हैं, अलग अलग लाइट्स को नाम दे देते हैं। चलो इस वाले लाइट को, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। ध्यान से सुनो, PQ वाले लाइन को कहा जाता है इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियस इंसिडेंट रे। Q से लेकर के R को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होने के बाद बनी है। तो Q से लेकर के R तक, QR वाली जो लाइन है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे, और R से लेकर के S वाली लाइन है उसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान से सुन लो, नाम सभी के याद कर लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। बाहर निकल रही है इसलिए इमर्जेंट रे, और इसमें जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। एक बात सोचो, ये देखो ऐसे Z बन रहा है क्या, Z, ठीक। तो अगर ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R ही बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या एंगल I और एंगल E में कोई रिलेशन है। तो हाँ भाई, एंगल I और एंगल E बराबर होते हैं। ध्यान से देखो कैसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि एंगल I और एंगल E कैसे बराबर होते हैं। ये डायग्राम अपने दिमाग में हम रखेंगे, ठीक है, और इसे प्रूफ करके देखते हैं। देखो स्नेल्स लॉ लगाकर इसको प्रूफ किया जाता है। इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इस वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या बोला गया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो एन ए के साथ में क्या लोगे, आई, ठीक। और फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो एन ए के साथ लूंगा आई, एन जी के साथ लूंगा आर। तो इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लिख रहा हूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल इज इक्वल टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल। अब इस इंटरफेस पे लिखो, यहां पर लिख करके देखो, देखो यहां पर ऊपर कौन सा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही है, तो इसके लिए लिखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल। क्या लिखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल इज इक्वल टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, ठीक है। थोड़ा किचपिच कर दिया है, इसको साफ सुथरा कर देता हूं। बहुत सिंपल सा काम किया मैंने, ठीक है। क्या था इसमें, एक राउंड और इसे रिवाइज करके देख लेते हैं, एक बार और पढ़ के देख लेते हैं फटाफट क्या था। तो एक क्या है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है ऐसे, ठीक। सबसे पहले एक लाइट रे आकर के गिरी, पहले टूवर्ड्स नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहले वाले इंटरफेस से पास आना है, दूसरे वाले इंटरफेस से दूर जाना है। तो ये मान ले ए बी, ये मान ले बच्चा सी डी, इस पॉइंट को मान ले पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे,
क्यू आर को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये काम जान किया कैसे, ऊपर वाले का रिफ्लेक्ट मतलब ऊपर वाले में मीडियम जो है वो एयर है, तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, फिर से यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, ये जेड फॉर्मेशन है तो ये एंगल बनेगा आर, और ये वाला एंगल बनेगा ई, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यार, इस वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ का, तो एयर में बन रहा है आई, ग्लास में बन रहा है आर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, तो एयर के साथ मैंने लिखा साइन आई और ग्लास के साथ में लिखा साइन आर। यहां लगाओ तो देखो ग्लास में बन रहा है आर और एयर में बन रहा है ई, तो इस पॉइंट पे लगाओ तो ग्लास में बन रहा है आर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल इज इक्वल टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल। अब जरा देखना ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एन ए, और हाँ साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए साइन ई, एन ए कट गया तो अपन ने क्या लिखा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर लिखा जाता है एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिखी जाती है, वो लिखा ये जाता है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग फ्रॉम टू अपोजिट इंटरफेस, टू अपोजिट इंटरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट। सुनो मतलब क्या है इसका, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग का मतलब होता है कितना बेंड हुआ, कितना बेंड हुआ। जैसे मैं इसमें ऐसे आपको बताऊं, एग्जांपल्स लेकर के चलूं, ये वाला तो नोट कर लो, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मान लो ग्लास स्लैब था, एक लाइट आकर के गिरी, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, तो क्या बताया था, पहले पास आना है, तो पास आना है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल अगर बेंड होगी तो 45 से तो कम ही बनेगा एंगल, तो 45 से एंगल जब कम बनेगा तो मान लो जो एंगल बन रहा है वो मान लो 30, अबे यार आ जाओ ना सीधा, हाँ गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो बन रहा है यहाँ पर, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है 30। अब क्या बोला था बेटा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये Z फॉर्मेशन है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 बनेगा, और यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेगा, और हमने प्रूफ कर लिया कि जो एंगल I होता है वही एंगल E होता है, तो ये एंगल हो गया 45। तो देखो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंड हुआ फ्रॉम टू अपोजिट इंटरफेस, टू अपोजिट इंटरफेस, तो पहला वाला इंटरफेस मान लो ए बी, दूसरा वाला इंटरफेस मान लो सी डी, आर इक्वल एंड अपोजिट। तो पहले वाले में जरा देखो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कितनी है, यहां पर कितना बेंड हो रहा है, तो देखो बच्चे जाना था 45 पे, जाना था ऐसा 45 पे ना, और 30 पे चला गया, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 माइनस 30 यानी कि 15 डिग्री। तो ये क्या हुई है, जो जाने वाली लाइट रे थी, जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक, 15 डिग्री घूम गई, तो कहां घूम के गई, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल घूमी, ठीक है, ओके डन। दूसरे वाले इंटरफेस से देखना, यहां पर बेंडिंग कितनी हो रही है, तो आई थी 30 पे, गई है 45 पे, तो यहां पर भी देखो तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है वो 15 डिग्री ही है, लेकिन इस बार जो लाइट है ना वो अवे फ्रॉम नॉर्मल घूम गई है, तो ये घूमी किधर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो क्या बोला जाता है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग फ्रॉम टू अपोजिट इंटरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट
एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंड होगी, वो जो है दोनों इंटरफेस का इक्वल है, साथ में अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये टुवर्ड्स नॉर्मल है तो ये वाला अवे फ्रॉम नॉर्मल है। फ्रॉम टू अपोजिट इंटरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इसी वजह से अगर मैं पूछूं नेट एंगुलर बेंडिंग कितनी हुई है, नेट एंगुलर बेंडिंग कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 15 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल है, 15 डिग्री अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गए, तो नेट बेंडिंग कितनी आई है, तो 0 डिग्री आई है। इस वजह से जो ये वाली लाइट होती है, इंसिडेंट वाली लाइट होती है, और जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट होती है, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल का कुछ वेरिएशन आया ही नहीं। क्या हुआ, 15 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल गए, फिर 15 डिग्री अवे फ्रॉम नॉर्मल गए, तो पहले जितना घूमे थे वापस उतना ही घूम गए, तो बस क्या होगा, पैरेलल ही तो निकलोगे। सिंपल चीज, वो कैसे निकलोगे, पैरेलल ही निकल जाओगे। अब होगा क्या इसमें, इसमें क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि वो कहां जा रही थी और कहां चली गई, उसके बीच में कितना डिस्टेंस बन जाएगा, उसको कहा जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डेविएशन कितना आएगा, तो एंगुलर डेविएशन आएगा 0, बेंडिंग कुछ हुई ही नहीं, 15 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल, 15 डिग्री अवे फ्रॉम नॉर्मल, नेट बेंडिंग इज 0। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, a ray of light falls on the surface of medium having refractive index 1 by root 2. Light ray falls on the surface, ऐसे लिख सकते हो, surface having, ठीक है, having refractive index root 2। चल, एक लाइट है जो एक सरफेस पे गिर रही है, एक मीडियम में आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √2। मतलब एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, लाइट इस पे आकर के गिर रही है ऐसे, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका लिखा गया है 45 डिग्री। कहां से आ रही है, कुछ नहीं दिया है, तो आपको वहां पर कंसीडर करना पड़ता है वैक्यूम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको वैक्यूम कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, √2 मतलब ये तो 1.414 होता है ना, यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, मतलब ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयर है। तो लाइट इंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो कहां जाएगी, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। कह रहा है बताओ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो लगाओ यहां पर स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, यानी कि 1 के साथ लोगे 45, तो 1 साइन 45, 1 और साइन मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू √2 साइन r। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कर ली है तो ये वैल्यूज लिख सकते हो, नहीं की है तो ट्रिग्नोमेट्री का वेट करो, जैसे ही आप कवर कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री फिर ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√2, फिर ये √2 नीचे आएगा, इज इक्वल टू आएगा साइन r, तो साइन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो r को देखो, साइन 1/2 की वैल्यू किस पे होती है 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री। तो देखो क्या ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ है, क्या टुवर्ड्स नॉर्मल ही तो बेंड हुआ है, 45 था 30 पे आ गया, 15 डिग्री कहां घूमा है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो 15 डिग्री ये बेंड हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आपसे स्नेल्स लॉ में पूछे जा सकते हैं। और अगर स्नेल्स लॉ को मल्टीपल फेजेस में यूज करने हो, मल्टीपल फेजेस में मतलब मान लो बहुत सारे बाउंड्रीज दे दिए जाए और वहां पर आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो भी डरना नहीं है, जो स्टेटमेंट मैंने बताया वैसे ही यूज करो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसका एंगल एकदम आपका रामबाण है, हर जगह चल जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे सरफेस लगा दिया, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C। ऊपर वाले के लिए चलो यहां से एक लाइट रे ले लो, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे वाला फिर से n1, ठीक।
मान लो लाइट यहाँ पर आकर के गिरी, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस ए मान लो, ना आई ही मान लो, ठीक है, आई मान लो, ठीक। फिर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहां पर आर, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, ये z बन रहा है, मान लो ये बन रहा है r, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, अगर ऐसे देखो तो ये z बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर r है तो इसके लिए भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r ही आएगा। अब ये मान लो कुछ इधर जाकर के गिरे, कभी मुझसे सीधी लाइन बन जाए ना तो क्या बात हो, ठीक। अब मान लो बच्चे ये वाला एंगल कुछ x, ठीक, तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो x, ठीक। यहां से मान लो कुछ एंगल ऐसे निकला, ये वाला एंगल मान लो कुछ y, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी y, और जब यहां से बाहर निकलेगा तो फिर कितना एंगल बनेगा i, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं। चाहो तो आपको हर एक सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, जैसे यहां पर लगाओ, बस ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए दिखा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिस करना है सिर्फ। n1 के साथ लिखेंगे i और na के साथ लिखोगे r, तो यहां लिखो n1 के साथ मल्टीप्लाई में साइन i इज इक्वल टू na के साथ मल्टीप्लाइड में r, यहां लिखो, तो देखो na के साथ r है और nb के साथ x है इस फेस पे, तो इस फेस में r और x दो ही एंगल है ना, तो r किस में बन रहा है, na में बन रहा है, और x किस में बन रहा है, तो nb में बन रहा है, तो r के साथ साइन na के साथ में साइन r इज इक्वल टू, यहां देखो nb के साथ में साइन x, लगाते चलो ऐसे, जैसे इस फेस में लगा के देखो, तो x और y, तो x के साथ nb और y के साथ में nc, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल इज इक्वल टू जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, यहां चिपका के देखो y और i, तो देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल, यहां पे लिखो तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसमें बनने वाला एंगल। अगर आप चाहो तो यहां से मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कि ये i की वैल्यू और ये भी वैल्यू इक्वल होती है, तुम चाहो तो इसको e रख लो, कोई बात नहीं, e रख लो तो भी प्रूफ कर दिया जाएगा, i और e बराबर हो गए। कैसे, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो देखो तो सही चलते गए ना ऐसे, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, n1 sin i इज इक्वल टू n1 sin e, मतलब sin i इज इक्वल टू sin e, इसका मतलब i इज इक्वल टू e, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपके पास अगर मल्टीपल लेयर्स बन जाए तो भी आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने कवर किया, लेंस रह गया फिर से नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।